Welcome everyone to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर अपने पॉलिटिकल साइंस की एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया था अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड, और उसके अंदर हमने नई नई चीज़ें जानी थी अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड के बारे में। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अभी बहुत सब दो चार टॉपिक्स और बचे हैं जो कि कभी कभार कंबाइन होकर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, और प्री बोर्ड में आया भी था। तो वही दो चार टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि अंग, उद्देश्य, ब्रांचेस और भी वगैरह। तो बहुत सब चीज़ हम कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर, और ओवरऑल हम अंतरराष्ट्रीय संगठन को फिनिश कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीज़ों को काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और काफ़ी अच्छे तरीके से और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक आता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता किस प्रकार है? तो पहला तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, यानी कि हमारे पास एक ऐसा संगठन है जो कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को एक शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये बता रखा है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। फिर युद्धों की रोकथाम में सहायक, यानी कि युद्धों की जो आशंका होती है, वो लड़ने के लिए बातें होती हैं, उनको रोकथाम करता है, यानी कि आपसी बातचीत के द्वारा, बैठकों द्वारा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटना, यानी कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो काम है वो सिर्फ युद्धों को ही रोकना नहीं है, इसकी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे और दोबारा से। तो उसकी शाखाएं अलग अलग चीज़ों को जो कि विश्व स्तर पर परेशानी खड़ी कर सकती है, तो उनसे भी निपटने के लिए अपने पास वो फंड जारी रखता है, जैसे कि हमारे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, अलग अलग ब्रांचेज हो गई। तो उनके द्वारा हम महामारी या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक तापवृद्धि से निपटना, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस है, आवश्यकताएं जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि आखिर अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंग किस प्रकार है, क्या क्या काम है उनके और कितने सदस्य उनके अंदर होते हैं। स्टूडेंट अब हम जान लेते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंगों के बारे में। तो देखिए फर्स्ट अंग हमारे पास आता है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये हमें पता है। मगर आपको ये याद रखना है कि देखो 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ये तो पता ही है हमें। मगर 1965 के बाद क्या हुआ, 10 सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 सदस्यों की संख्या कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, या एमसीक्यू बेस पर आ सकता है। चलो, इसका काम क्या है? शांति व सुरक्षा कायम रखना और सैन्य कार्यवाही करना, ये इसका ओवरऑल काम जो है वो सुरक्षा के ऊपर है। नेक्स्ट आ जाओ महासभा। महासभा के अंदर 193 सदस्य होते हैं, यानी ओवरऑल हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन ही शामिल होता है। और इस संगठन के अंदर बेसिकली यही काम है, यानी इस बैठक के अंदर यही काम है, किसी राज्य को एंट्री देनी है, किसी राज्य को हटाना है, बजट तैयार करना है, या ओवरऑल जितनी भी हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड काम करना है वो हमारे सभी देशों के जितने भी देशों के अंदर मिले हुए हैं वो सब मिलकर इस बात को रखते हैं और महासभा के अंदर बैठक करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे कोई कोर्ट है ना, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट है जहां पर देशों के विवाद जाते हैं। तो इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं और इसके अंदर देश के पारस्परिक विवाद, क्षेत्रीय विवाद, सीमा विवाद और आपसी झगड़े सम्मिलित होते हैं और इन पर विचार किए जाते हैं और इसका फैसला सुनाया जाता है। तो ये होते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये कोई हमारे 3 अंग है अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, 3 अंग बचे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। बाकी के बचे हुए हमारे पास 3 अंग कुछ इस प्रकार है। पहला तो आता है सचिवालय। सचिवालय का मतलब क्या? महासचिव व अन्य कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का संचालन करते हैं, उसको सचिवालय बोला जा रहा है। नेक्स्ट अंग आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार करके महासभा को रिपोर्ट देना, यानी कि ओवरऑल हमारे इंटरनेशनल वे के ऊपर कितने आर्थिक रूप से, सामाजिक स्तर पर या कल्चरल स्तर पर, एजुकेशन स्तर पर जो कुछ भी परेशानियां हैं वो उसकी रिपोर्ट तैयार करके महासभा को देना, जिसके अंदर हमारे 193 देश सम्मिलित होते हैं। ठीक है। न्यायसिता परिषद, पहले 6 अंग थे, अब सिर्फ 5 ही रह गए हैं। क्यों रह गए हैं? क्योंकि इन सभी के सहायक का काम करता था ये अंग, मगर इसका कार्य सन 1994 के अंदर सामाजिक परिषद के से समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 1994 के अंदर न्यायसिता परिषद का कार्य समाप्त कर दिया था। अब स्टूडेंट्स ये हमारे ओवरऑल अंग हो गए। ये सारे अंग थे हमारे किसके? अंतरराष्ट्रीय संगठन के, ये आते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि भारत का पक्ष बताएं कि वो अंतरराष्ट्रीय संगठन का एक स्थायी सदस्य बन सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पक्ष बताएं कि भारत एक वीटो पावर लेने के लिए सक्षम देश है। तो उसी के द्वारा इसके अंदर क्या
क्या है, हम क्वेश्चन बनाएंगे ही, बट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसके अंदर अब विचार उठने लग जाते हैं। विचार कैसे, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी सदस्यों के पास क्या है, वीटो पावर है। अब वो वीटो पावर का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे देश भी खिलाफ है तब भी वीटो पावर वाले की सुनी जाती है। तो इसमें क्या था, अब इसके अंदर थोड़ा विचार करने की बात उठने लगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो चेंजेस चल रहे हैं बहुत पुराने चल रहे हैं, अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ये बात की गई कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, हम चेंजेस कर लेंगे, मगर कोई अगर स्थायी सदस्य बनना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, कि उसे ये मानदंड फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो मानदंड क्या है वो देखिए। वो मानदंड हमारे कुछ इस प्रकार है कि वो आबादी के रूप से काफ़ी बड़ा राज्य होना चाहिए, आबादी अच्छी खासी हो, क्षेत्रफल काफ़ी अच्छा खासा हो, स्थिर लोकतंत्र व मानवाधिकार के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उभरती हुई आर्थिक ताकत हो, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान होना चाहिए, और शांति बहाली में योगदान हो। तो अगर आप देखो कि जितने भी ये मानदंड हैं, और यही हमारे क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे भारत के हिस्सा लेने के लिए उसका मत। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप शांति बहाली में भारत का योगदान, यहाँ पे लिखो भारत का योगदान, ये हमारा हो गया। तो यही मानदंड क्या बन जाते हैं, भारत के पक्ष में बन जाते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य बन सकता है। तो यही इसके साथ साथ आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। पहला तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो चेंजेस लाने के लिए मानदंड दिए गए थे वो कुछ इस प्रकार हैं, भारत का मत बता दीजिए कि वो किस तरीके से स्थायी सदस्य बनने के रूप में सक्षम है, तो ये दोबारा लिख दीजिए। तो इसी तरीके से आपकी ये सब चीज़ें बन गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के शाखाओं के बारे में, जो कि युद्धों से अलग कार्य करती है, यानी कि पूरे इंटरनेशनल के उस स्तर पर एक शांति स्थापित करने के लिए कार्य किया जाता है। तो उसको भी एक बार समझ स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के बारे में, जो कि समझना और याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एजेंसियों के नाम लिखे रखे हैं मैंने, जिनके आपके नाम से समझ में आ रहा होगा कि इनका कार्य क्या है। तो पहला तो आता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आता है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद करना है आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, फिर आता है हमारे पास UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। फिर आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। फिर आता है UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक है, चलो ये थी हमारी कुछ एजेंसी जो कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर रहकर कार्य करती हैं अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने कार्यों के मुताबिक, जिससे हमारे देश के अंदर पूरी एक तरह से शांति संतुलन बन सके। ठीक है, मानव अधिकारों को लेकर या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर, लेबर्स को लेकर, जो 18 साल की आयु से बच्चा कम काम नहीं कर सकता या कर सकता है उसके बाद कर सकता है, वो सब भी दिशा निर्देश ILO ने निकाले थे। तो ये सब कार्य कौन करता है, ये सब कार्य हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की ब्रांचेस करती है, यानी शाखाएं करती हैं, जो कि हमें पता होना जरूरी है। कभी कभार या तो MCQ बेस से पूछ ली जाती है या फिर एक अलग क्वेश्चन भी बनकर आ जाता है इनका, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं हमने इस चैप्टर के या फिर अंतरराष्ट्रीय टॉपिक के लास्ट टॉपिक की। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय बता दीजिए। तो पहला तो उपाय हम ये बता देते हैं कि भाई शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए, मानवाधिकार परिषद की स्थापना होनी चाहिए, एक लोकतंत्र कोष का गठन और आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना। और आप इसके साथ ये भी लिख सकते हो कि बेसिकली हथियारों को छोड़कर लक्ष्यों को प्राप्त करना या विकास प्राप्त करना, ये भी इसका एक भाग होना चाहिए, इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो ये इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय बता दीजिए। अब हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन जो कि आपको करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंगों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें और इसको और प्रासंगिक बनाने के उपाय भी सुझाएं। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, वो सभी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर तो आएगा ही आएगा। तो आप ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आप चेक करवाना चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही भेज सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स के अंदर ही बता सकते हैं। अब इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे हम और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी तरीके से, जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।